Hello students, welcome to class 10th and today we are starting the impact of French Revolution in Europe. यूरोप में क्या इफ़ेक्ट पड़ा उसकी हम बात कर रहे थे। तो ये देखिए, ये पूरा रशियन एम्पायर है जो हम देख रहे हैं। इसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं सारी रशियन एम्पायर के अंदर, ये सभी आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। जहाँ जहाँ पर जो भी कांग्रेस ऑफ वियना का जब वॉर वगैरह हुआ उसके बाद का जो रशिया है उसको आपको यहाँ पे शो किया गया है। तो देखिए, विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ द टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, जब भी टेरिटरी का जो वाइड स्वेथ है यानी कि मोस्टली जो एरिया है वो उसके कंट्रोल में आ गया, नेपोलियन के कंट्रोल में यानी कि, तो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने स्टार्ट किया बहुत सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, जो कि उसने फ्रांस में इंट्रोड्यूस किए थे। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड, और मोनार्की जो नेपोलियन के पास थी हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। फ्रांस में जो नेशनल असेंबली के थ्रू जो मोनार्की आई थी, नेपोलियन ने उसको, यानी नेपोलियन के रूल आते ही तो मोनार्की आ गई, नेपोलियन का रूल आते ही तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उस डेमोक्रेसी को। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में he had incorporated revolutionary principles थे उनके हाथ में, in order to make the whole system more rational and efficient। in order to make the whole system, पूरे के पूरे सिस्टम को रेशनल और एफिशिएंट करने के लिए द सिविल कोड ऑफ 1804, सिविल कोड जो था 1804, जो कि नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता था, डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो उसने सारे के सारे जो राइट्स थे, उनको जो बर्थ राइट मिले हुए थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ या राइट टू प्रॉपर्टी जो मिला हुआ था, वो सारे राइट्स उसने ले लिए। द कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और ये जो कोड है वो फ्रेंच कंट्रोल के अंडर में आने वाले लोगों तक पहुंचा। इन द डच रिपब्लिक इन स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो डच रिपब्लिक थे, इन इटली एंड जर्मनी, जर्मनी और इटली के अंदर, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, नेपोलियन ने सिंप्लीफाइड किया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स को, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, और वहाँ से फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया। फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज़, जो भी पहले के ड्यूज़ वगैरह थे उन सभी से फ्री कर दिया किसानों को। इन द टाउन्स गो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, टाउन्स में भी उसने ये सारे के सारे जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे यानी कि जो टैक्सेस वगैरह थे, जो भी कर्जे वगैरह थे, उन सबको हटा दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इन सभी को इम्प्रूव किया गया। पीजेंट आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, पीजेंट आर्टिशंस, न्यू, इन्होंने सभी ने एक नई फ्रीडम को एंजॉय किया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड, बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स जो थे गुड्स के, इन पर्टिकुलर बिगन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, उन्होंने पर्टिकुलरली ये रियलाइज़ किया कि यूनिफॉर्म लॉज जो है, इंडस्ट्रियलाइज वे, स्टैंडर्डाइज्ड वेट, जो भी उसने स्टैंडर्डाइज यानी कि वेट और मेजर्स का जो एक स्टैंडर्ड जो उसने स्टार्ट किया हुआ था, एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अदर। तो इसने कॉमन नेशनल करेंसी जो थी उसको फैसिलिटेट कराया मूवमेंट के अकॉर्डिंग, और गुड्स और कैपिटल का जो एक्सचेंज था वो एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से हो सके, ये सारी चीज़ें भी उसने फैसिलिटेट कराई। हावेवर इन एरियाज कॉन्क्वेड, जैसे भी देखा गया कि एरियाज इसमें कॉन्क्वीर किया गया, द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, और रिएक्शन जो देखे गए लोकल पॉपुलेशन के टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड, वो सभी मिक्स कर दिए गए। फ्रेंच रूल के जो भी रिएक्शन थे यानी कि सभी लोगों के मिले जुले रिएक्शंस थे। इनिशियली इन प्लेसेस ऑफ सच एज हॉलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स, जैसे कि देखा जाए हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड में या ब्रसेल्स, मेंस और मिलन, वारसा, फ्रेंच आर्मीज़ का स्वागत किया गया। हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, जैसे कि वो लिबर्टी के एक दूत हैं। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म, लेकिन जो उत्साह था वो बहुत जल्दी ही गायब हो गया। एज इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। इट बिकम क्लियर, लेकिन जल्दी ही ये क्लियर हो गया दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, कि नए जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होंगे
वो पॉलिटिकल फ्रीडम को हाथ में लेकर नहीं चल सकते। इंक्रीज टैक्सेशन, तो क्या हुआ, धीरे धीरे टैक्सेस इंक्रीज कर दिए गए। सेंसरशिप यानी लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार पूरे तरीके से नहीं दिया गया। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्क्वीर द रेस्ट ऑफ यूरोप, और रेस्ट ऑफ यूरोप को फ्रेंच आर्मीज़ ने कॉन्क्वीर कर लिया, यानी कि बाकी के यूरोप पर भी फ्रेंच आर्मीज़ ने अपना अधिकार कर लिया। ऑल सीम्ड टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, सभी को ये लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के कुछ फ़ायदे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म का यूरोप में किस तरीके से स्टार्टिंग हुआ। इफ़ यू लुक द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी ऑफ यूरोप, अगर आप मिड 18th सेंचुरी का मैप देखेंगे यूरोप में, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे, कि ऐसे कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं है जो हम आज जानते हैं। यानी कि उस समय का जो भी यूरोप था उसमें नेशन स्टेट बिल्कुल अलग थे, और आज के टाइम के जो भी नेशन स्टेट यानी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies, cantons whose rulers had their autonomous territories. जिनको हम आज जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानते हैं, ये सभी किंगडम्स जो थे उनको डिवाइड कर दिया गया था। डचीज़ एंड कैंटॉन्स, जिनके रूलर्स ऑटोनॉमस टेरिटरी से यानी कि अपनी मनमानियाँ किया करते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप जो है वो ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंदर थे, यानी कि यहाँ पर भी तानाशाही, एक हद तक तानाशाही विद्यमान थी। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, और जो टेरिटरीज इसमें डिफरेंट टाइप के लोग रहा करते थे, डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। उन्होंने अपने आप को कभी भी इस तरीके से नहीं देखा कि वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी कि जो भी डिफरेंस में जो भी यूनिटी है उस और एक कॉमन कल्चर को उन्होंने कभी भी फॉलो नहीं किया। ओफन दे स्पोक वेरी डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग्ड टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। वैसे तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोला करते थे एंड डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते थे। हैब्सबर्ग एम्पायर द रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। हैब्सबर्ग एम्पायर जो था उसने रूल किया ऑस्ट्रिया हंगरी पर। फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल, जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स और पीपल, इन सभी का जो पैचवर्क था, इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेटेनलैंड। उसमें अल्पाइन रीजन, टायरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड एज वेल एज बोहेमिया, विच वर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रिडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। It also included the Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia. इसके अंदर ये इटालियन स्पीकिंग जो रियासतें थीं जैसे लॉम्बार्डी एंड वेनेशिया, ये भी इंक्लूडेड थी। इन रियासतों ने यहाँ पर जो लोगों को प्रेफरेंस दी वो जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। हंगरी के अंदर आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो तो मैग्यार लैंग्वेज बोला करती थी और आधी अदर डिफरेंट जो बोलियाँ थी वो बोलती थी। गैलीशिया की बात करें तो वहाँ पर एरिस्टोक्रेसी बोला करती थी पॉलिश, और उसके अलावा 3 डोमिनेंट ग्रुप्स और थे जैसे बोहेमिया, स्लोवाक्स टू द नॉर्थ एंड स्लोवेनिस टू कार्नियोलिया एंड क्रोट्स इन थ्रू द साउथ। नॉर्थ के अंदर तो स्लोवाक्स और कार्नियोला थे, क्रोट्स इन साउथ में क्रोट्स थे, और रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया में रोमन्स लैंग्वेज बोली जाती थी। सच डिफरेंस डिड नॉट ईजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। इस तरीके के डिफरेंस जो हैं वो सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी को ईजीली प्रमोट नहीं करते थे, बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट पीपल थे और वो एक साथ यूनिटी में आने के लिए तैयार नहीं थे। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर। सिर्फ एक कॉमन एम्परर ही इन डाइवर्स ग्रुप को एक साथ बाइंड करता था। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज। तो किस तरीके से नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो एमर्ज हुआ वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास जो है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ उन्होंने मैनेज किया, और मिडिल क्लास जो है वो किन मायनों में सही साबित हुई इस रिवॉल्यूशन के टाइम में।
Socially and politically, a land aristocracy was dominant class on the continent. सोशली और पॉलिटिकली देखा जाए तो एरिस्टोक्रेसी में जो सबसे बड़ी जो डोमिनेंट क्लास थी वो कॉन्टिनेंट के अंदर थी. द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के जो मेंबर्स थे वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ. वो एक कॉमन वे ऑफ लाइफ को फॉलो करते थे दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स, जो कि रीजनल यानी कि क्षेत्रीय जो डिविजन्स हैं उन सभी को कट अक्रॉस एक साथ कट करते थे. दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज. वो सभी टाउन हाउसेज और कंट्री साइड में रहा करते थे, वहाँ पर ही उनके एस्टेट्स वगैरह थे, वो उनको उनके ओनर्स थे. फ्रेंच लैंग्वेजेस वो बोला करते थे डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटीज़ में, और उनकी फैमिलीज़ जो थी उनके अंदर मैरिज जो रिलेशनशिप्स हैं उनसे कनेक्शन हुआ करते थे. दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप. ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी ये न्यूमेरिकली एक स्मॉल ग्रुप को शो करती थी. द मेजॉरिटी ऑफ दिस पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन की जो मेजॉरिटी है वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री. वो पीजेंट्री यानी कि किसानों के ज़रिए बनाई गई थी. टू द वेस्ट यानी कि मेजॉरिटी जो थी पॉपुलेशन में वो सब किसानों की थी. और वेस्ट में अगर देखा जाए द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय द टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स. वेस्ट के अंदर लैंड वॉज फार्म्ड, लैंड को टीनेंट्स यानी कि उसके ऊपर मालिकों के द्वारा नहीं, उनके लिए कुछ टीनेंट्स रखे जाते थे यानी कि कुछ ऐसे पर्सन्स रखे जाते थे जिन्हें हायर किया जाता था और वो उनके लिए फार्मिंग करते थे. While in Eastern and Central Europe, the pattern of land holdings was characterized by the vast estate which were cultivated by serfs. तो यूरोपियन जो सेंट्रल यूरोप है उसके जो लैंड होल्डिंग्स के पैटर्न हैं वो बहुत ही बड़े और कल्टीवेटेड बाय सर्फ्स, उन्हें सर्फ्स के थ्रू कल्टीवेट करवाया जाता था. तो ये था हमारा कि कल्टीवेशन वगैरह किस तरीके से होती थी. इसके साइड में देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी हुई हैं कि 1791 में इटली पर नेपोलियन ने इन्वेड आक्रमण किया और नेपोलियन के वॉर स्टार्ट हो गए. और 1814-15 में वाटरलू के जो वॉर हुआ था वाटरलू का, वहाँ पर नेपोलियन का वैसे ही डिक्लाइनमेंट स्टार्ट हो गया. 1821 में ग्रीक का स्ट्रगल देखा गया और इंडिपेंडेंस मिली उनको. 1848 में रिवॉल्यूशन हुई यूरोप के अंदर. 59-70 में इटली का यूनिफिकेशन हो गया और 71 तक जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया. 1905 में स्लेव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर. इन्होंने हैब्सबर्ग और ऑटोमन एम्पायर जो है इससे नेशनलिज्म के लिए स्टार्ट किया रूल. द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. ये जो लिबरल नेशनलिज्म है इससे क्या मतलब था हमारा. देखिए, आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ द नेशनलिज्म. जो नेशनल यूनिटी का जो आइडियाज़ था अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. लिबरलिज्म का जो आइडिया था वो इन्हीं से आया. लिबरलिज्म जो टर्म है लैटिन वर्ड से आया जिसका नाम था लिबर मीन्स फ्री, जिसको फ्रीडम के तौर पर जाना जाता था. तो न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, इंडिविजुअली फ्री हो जाना. इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर लॉ, कि कानून की नज़र में सब एक समान हो, यही उनके लिए फ्रीडम थी. क्योंकि पहले जो लॉ था वो बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन के थ्रू बना हुआ था और लोगों के साथ पार्शियलिटी की गई थी. It emphasized the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of the autocracy. जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो ऑटोक्रेसी का एंड आ गया, क्लैरिकल प्रिविलेजेस और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और एक नई पार्लियामेंट जिसे नेशनल असेंबली नाम दिया गया था 19th सेंचुरी में उसे बनाया गया. येट इक्वलिटी बिफोर लॉ, वैसे भी इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर द यूनिवर्स सफ्रेज. यूनिवर्स सफ्रेज यानी कि 18 ईयर से ऊपर के जो पर्सन्स हैं वो वोट दे सकते हैं. अभी भी इतनी इस लेवल तक जो इक्वलिटी है वो नहीं पहुंच पाई थी. अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें, फ्रांस के रिवॉल्यूशन को अगर हम याद रखें, विच मार्क्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, जिसमें पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ लिबरल डेमोक्रेसी का. राइट टू वोट दिया गया जिससे इलेक्शन में ध्यान रखा जा सके. तो उसमें भी मोस्टली जो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन थे और मैन विदाउट प्रॉपर्टी जो है या फिर वुमन है, बच्चे हैं, उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे. ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिट्स. इस छोटे से पीरियड में ही जैकोबिन्स
तो इन छोटे से पीरियड में ही जैकोबिन्स जो है उन्होंने बहुत सारे जितने भी एडल्ट मेल्स थे उन सभी ने इस सफ्रेज को काफ़ी इन्जॉय किया। एंड द नेपोलियन कोड, जब नेपोलियन कोड जब वापस आया तो इस सफ्रेज को वापस से लिमिटेड कर दिया गया, यानी कि लोगों के पास जो वोटिंग राइट्स थे उन सभी को लिमिटेड कर दिया गया और वुमेन के जो राइट्स थे उनको भी हटा दिया गया। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड, और फादर्स और हस्बैंड की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी कम कर दिया गया, यानी कि अब अपने डिसीजंस वो खुद नहीं ले सकते थे। नेपोलियन कोड में नेपोलियन जो था वो एक तानाशाह की तरह यहाँ पर उभर कर आया। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो अब सभी लोग जो नॉन प्रॉपर्टीड थे और वुमेन थे वो भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करने लगे। इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म का क्या मतलब था इसको हम देखेंगे। अभी हमने पॉलिटिकल फ्रीडम के थ्रू देखा है, तो वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।